हेलो गाइस, दिस इज शशांक अग्रवाल। वेलकम टू अवर चैनल बीइंग डॉक्टर। हम बात कर रहे थे चैप्टर 4 की। ठीक है, चैप्टर 4 में हमने काफी सारी आपके सामने बातें रख दी थी। हमने क्या कहते हैं रोग अनुत्पादनी अध्याय में आपको बताया था कि कुछ धारणीय वेग होते हैं, कुछ अधारणीय वेग होते हैं। हमने सारे अधारणीय वेगों के बारे में पढ़ लिया था कि कौन कौन से अधारणीय वेग हैं। आपको मैंने बता दिया था कि श्लोक आपको याद कर लेना है। उसमें जो 13 नेम्स आए थे, 13 नाम आए थे, उनके बारे में हमने एक एक करके चर्चा कर ली थी। उनको कौन कौन से रोकने से व्याधियां हो रही थी, कौन कौन से व्यवधान हो रहे थे, ये सब हमने देख लिया था। दूसरा, उनकी क्या चिकित्सा थी, क्या ट्रीटमेंट था, वो ट्रीटमेंट भी हमने देख लिया था। अब हम बात करेंगे कि क्या होता है कभी कभी, क्या कहते हैं कि जब आप वेग धारण करते हैं या कोई भी ऐसी बीमारी हो जाए तो मतलब कौन सी व्याधियों का आपको ट्रीटमेंट नहीं करना। जैसे हमारे आचार्य चक्र ने भी बताया, जब आप पढ़ेंगे चरक संहिता, कि जो साध्य व्याधि हैं, यानी जो क्योरेबल डिसीज है। जैसे हमने चैप्टर फर्स्ट आयुष का अध्याय में बताया कि दो तरीके की डिसीज होती है, एक होती है क्यूरेबल, एक होती है नॉन क्यूरेबल। क्यूरेबल मतलब साध्य और क्या कहते हैं अनक्यूरेबल मतलब असाध्य। तो साध्य व्याधियों का ट्रीटमेंट है, असाध्य का ट्रीटमेंट नहीं बताया गया। ठीक है, तो साध्य व्याधियां उनका ट्रीटमेंट करोगे, असाध्य का ट्रीटमेंट नहीं करोगे। तो कैसे पहचानोगे कि जो मरीज है, कि जो व्याधि है वो असाध्यता की तरफ या अनक्योरेबल की तरफ चली गई है, यानी उसका ट्रीटमेंट नहीं करना। तो बता रहा है कि पहला, कोई ऐसा मरीज जो प्यास से पीड़ित है तो वो असाध्यता की तरफ चला गया है। दूसरा, छीड़ हो गया है, छीड़ मतलब सीवियरली इमेशिएटेड, मतलब अत्यंत दुबला, अत्यंत क्रश हो चुका है। तीसरा, शूल से पीड़ित, उसकी बॉडी में सीवियर पेन हो रहा है, शूल हो रहा है, दर्द हो रहा है। चौथा, मल का वमन, यानी जो अगर वॉमिट कर रहा है, मल का वमन कर रहा है, यानी फीकल मैटर उसके मुंह से निकल रहा है। यानी चार कंडीशन ऐसी बताई गई हैं कि अगर आप वेगो को धारण कर रहे हो, अगर ऐसी चार कंडीशन, इन चार स्टेज में से किसी स्टेज पर पहुंच रहे हो, तो आपको उसका ट्रीटमेंट नहीं करना। ये इनट्रीटेबल है, अनट्रीटेबल है। ठीक है, ये असाध्य अवस्था है। कौन कौन सी चार अवस्था है? पहला बताया कि प्यास से पीड़ित है, जो मरीज है उसने मतलब इतना वेग का धारण कर लिया कि उसको बहुत तेज सीवियरली थ्रस्ट लग रही है, या क्या कहते हैं बहुत प्यास लग रही है। दूसरा, छीड़ हो गया है, सीवियरली इमिसिएटेड है, अत्यंत दुबला हो गया है। तीसरा, शूल से पीड़ित, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, शूल हो रहा है। चौथा, मल का वमन कर रहा है। इन चारों कंडीशन में ही आपको उसका ट्रीटमेंट नहीं करना। उसको असाध्य समझ के कि ये मरने वाला है, इसका ट्रीटमेंट करूंगा तो हमारे साथ बुरा होगा, ऐसा समझ के इसको छोड़ देना है। अब क्या कहिए इसके बाद? इसके बाद अगली हेडिंग है वेग धारण जन्य रोगों की सामान्य चिकित्सा। हमने सबसे पहले तो आपको ये बता दिया कि कौन कौन से वेग होते हैं, क्या क्या चिकित्सा है। उसके बाद एक हेडिंग अभी मैंने आज आपको पढ़ाई, वेग धारण जन्य रोग की असाध्यता। यानी क्या देखकर आप ये डिसाइड करोगे कि असाध्य है, इसका ट्रीटमेंट नहीं करना, उसके चार फीचर्स बताए। अब बात करेंगे कि जो रोग साध्य है, जिनका ट्रीटमेंट आप कर सकते हो, तो उसमें जनरलाइज ट्रीटमेंट क्या होगा। देखिए, एक होता है स्पेशल ट्रीटमेंट, एक होता है जनरल ट्रीटमेंट। जैसे मॉडर्न में आप देखते होंगे, चाहे जॉन्डिस हो, चाहे क्या कहते हैं मलेरिया हो, चाहे कहते हैं बुखार हो, खांसी हो, डायरिया हो, ठीक है, या उल्टी आ रही है, वॉमिटिंग आ रही हो, एक अपन एंटीबायोटिक ऐड कर देते हैं। दैट इज द सामान्य चिकित्सा या जनरलाइज ट्रीटमेंट। एक होता है स्पेशल ट्रीटमेंट। स्पेशल ट्रीटमेंट में फॉर एग्जांपल जैसे मलेरिया है, मलेरिया में आपने स्पेशल कहते हैं आर्टिसोनेट ऐड कर दी। ठीक है, उसी तरीके से कोरोना आता तो उसमें मतलब उसका स्पेशल ट्रीटमेंट, जैसे डेंगू के लिए आपको पता होगा है, क्या कहते हैं जो आपकी जनरली कोई स्पेशलाइज ट्रीटमेंट नहीं है, बस ये रहता है कि बॉडी के फ्लूइड मेंटेन करो। बात रही आपकी कहते हैं उसकी टीबी की, टीबी में आपको पता है एचआईडी चलती है, रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजेड, इथम्ब्यूटल वगैरह। तो ये क्या होता है, एक तरीके से स्पेशलाइज ट्रीटमेंट है। तो डेट इज द स्पेशलाइज ट्रीटमेंट या विशेष चिकित्सा, जो हर व्याधि की या हर रोग की अलग अलग होती है। एक होती है सामान्य चिकित्सा, जो सब में सेम चलती है। जैसे कोई भी बीमारी है, सब में एंटीबायोटिक चलेंगे, सब में सिफिक्सिन चला दो, एमोक्सिक्लिब चला दो, ये सब क्या होता है कॉमन चलता है। ये सब एंटीबायोटिक कॉमन हर व्याधि में चलती है। डेट इज द सामान्य चिकित्सा। तो हम बात करेंगे सामान्य चिकित्सा, यानी कोई भी वेग आपने धारण करा हो, उससे कोई भी विकार क्यों ना हुआ हो, ये ट्रीटमेंट, ये चिकित्सा तो आप करेंगे ही करेंगे एज ए जनरल ट्रीटमेंट। क्या कह रहा है कि अगर जब भी आप वेगों को धारण करते हैं, हमारे आचार्य ने क्या क्या सुनेंगे कि जब भी आप कोई वेग का धारण करते हैं तो क्या होता है, अनेक प्रकार से, चाहे आपने मूत्र का वेग धारण करा है, चाहे मल का वेग धारण करा है, चाहे जरम्बा का क्या कहते हैं आपको जरम्बा जमाई आ रही है उसका वेग धारण करा, चाहे प्यास का या भूख का, तो आपके अंदर क्या होता है, वात का प्रकोप होता है। क्या होगा? वात का प्रकोप होता है। और जब भी वात का प्रकोप होता है, आपके शरीर के अंदर वात प्रकोपित होती है, वायु की वृद्धि होती है, तो आप कुछ ऐसा आहार विहार, कैसा ऐसा ट्रीटमेंट करना है जिससे जो वायु है वो अनुलोमन हो जाए। अनुलोमन मतलब निकल जाए। अनुलोमन का बेसिकली मीनिंग होता है चीजों को प्राकृतिक दिशा से निकालना। जैसे वायु है, वायु जो है अधो मार्ग यानी नीचे की तरफ से निकलती है, तो वायु को आपको करना है अनुलोमन, मतलब वायु को नीचे से निकालना, ये नहीं कि वायु को ऊपर ला रहे हो। ठीक है, तो अनुलोमन का मतलब क्या होता है, जो उसकी नेचुरल डायरेक्शन है,
जो उसकी नॉर्मल डायरेक्शन है उसी का मतलब होता है अनुलोमन। यानी मैंने बताया कि जब भी आप किसी व्यक्ति को धारण कर रहे हो तो आपके अंदर वात का प्रकोप हो रहा है, तो यानी आपको कुछ ऐसा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ऐसा आहार व्यवहार देना पड़ेगा जो वात को निकाल दे, वात को कम कर दे, वात को मेंटेन कर दे। यानी वात का अनुलोमन करना है, मतलब वात जहां से निकलनी चाहिए वहां से निकाल दोगे। जब शरीर से वात निकल जाएगी, जो बढ़ी हुई वात है वो निकल जाएगी, तो शरीर के अंदर व्याधि की शांति हो जाएगी। यानी अगर आपको एक जनरलाइज ट्रीटमेंट करना है, जनरलाइज प्रैक्टिस करनी है, तो सबसे पहले आपको वात का अनुलोमन कर देना, जो वात शरीर के अंदर भर गया है उसको सही दिशा से सही मार्ग से बाहर का रास्ता दिखा देना है, निकाल देना है बाहर। फिर बात आती है धारणीय वेग। कौन से वेग ऐसे हैं जिनका धारण करना है? अब तक हमने पढ़े अधारणीय वेग जिनका धारण नहीं करना होता, अब बात करेंगे धारणीय वेग। कौन से वेग ऐसे हैं जिनको धारण करना है, यानी अर्जिस डेट शुड बी सप्रेस्ड। तो बोल रहा है कि मनुष्य को हमेशा जितेंद्रिय रहना है। जितेंद्रिय मतलब जो अपनी इंद्रियां हैं उसको प्रॉपर होशोवास में रखना है, उसको प्रॉपर कंट्रोल में रखना है अपने। रहकर लोभ यानी लालच, ईर्ष्या, जलन, द्वेष, किसी के बारे में गलत भावना रखना कि वे कहते हैं कि ये इतना पास हो गया मैं इसको नुकसान पहुंचाऊंगा, माश्चर्य यानी एक तरीके से लोभ लालच, इन सब से आपको बचकर रहना है। राग, मेंटल डिसऑर्डर्स, ठीक है, इन सब व्याधियों से आपको बच के रहना है। ये सब नहीं करना, ना गुस्सा करना, ना किसी को देखकर ये सोचना कि इसके पास इतना धन है इसका धन मैं लूट लूं। यानी एक तरीके की आपको अपने अंदर की गंदी भावना नहीं लानी, किसी का धन ले लूं, किसी को मैं क्या कहते हैं शारीरिक तौर पर नुकसान पहुंचाऊं, घूसा मारूं, ये सब मतलब आपको अपने अंदर राग द्वेष ईर्ष्या ये सब मोह इन सब की उत्पत्ति नहीं होने देनी। इन सब भावों को धारण करना है। आपका रूममेट पास हो गया, आप पास नहीं हो पाए, तो आपके अंदर मन करा कि आप उसको क्या कहते हैं मारो, तो आपको इस भावना को दबाना है। अगर आपने ऐसा नहीं करा तो आपको नुकसान पहुंच सकता है, ठीक है। तो यानी जितने भी ये मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे राग हो गया, राग का मतलब होता है मेंटल डिसऑर्डर्स का एक ग्रुप होता है, ठीक है। इसके अंदर लालच भी, ग्रीडीनेस भी आ जाता है, ईर्ष्या, क्रोध, एंगर सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। यानी आपको इस तरीके के मेंटल डिसऑर्डर्स को अपनी तरफ अंदर दबाना है, जिससे क्या हो, आपका भला हो। तो इसलिए श्लोक लिख रहा है, धार्यतु सदा वेगान हितेशी प्रत्यचाय, यानी जिसको अपना भला चाहिए, जिसको अपना हित करना है, उसको हमेशा अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखना है और उसका धारण करना है सदा वेगों का। लोभ, ईर्ष्या, ईर्ष्या, द्वेष, मात्सर्य, राग आदि नाम जितेंद्र, जितेंद्र रहकर इन सब चीजों का आपको धारण करना है। अब बात करते हैं अगली हेडिंग, डेट इज द शोधन, या शोधन के अंदर आता है पंचकर्मा। अब देखिए हमारे यहाँ आयुर्वेद का सबसे सुपीरियर सबसे अच्छा प्रोसेस शोधन या पंचकर्मा को बताया गया है, जिसको प्योरिफिकेशन प्रोसेस ही बोलते हैं, ठीक है। आज ज्यादा नहीं बच रहा चैप्टर, कोशिश करेंगे खत्म हो जाए, नहीं भी होगा तो कोई नहीं दिक्कत, एक लेक्चर और लगेगा, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ शोधन। देखिए शोधन में क्या करते हैं, हम दोषों को बाहर निकाल देते हैं। शोधन अपन क्या करते हैं, शरीर के दोषों को अपन बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि शोधन में मतलब क्या कर रहे हैं, हम शरीर के दोषों को बाहर निकाल रहे हैं। अब शरीर के जब भी आप दोषों को बाहर निकालोगे, ठीक है, तो ध्यान रखोगे कि शरीर के दोषों को जब भी बाहर निकालते हैं, चिकित्सा बहुत अच्छी बताई गई है, बेस्ट बताई गई है। एक शमन क्रिया होती है, एक शोधन क्रिया होती है। हमने अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान के चैप्टर में पढ़ा था, शमन और शोधन दो प्रकार के चिकित्सा उपक्रम होते हैं। टू टाइप्स ऑफ चिकित्सा ट्रीटमेंट प्रोसेस होते हैं, एक होता है शोधन, एक होता है शमन। जो शोधन होता है उसको ज्यादा अच्छा बताया गया। शमन में क्या करते हैं, जो दोष होते हैं या जो क्या कहते हैं रोग होते हैं, उनको अपन शरीर के अंदर ही शांत कर देते हैं। और अगर हमने उनको शरीर के अंदर शांत करा तो क्या होता है, अक्सर वो दोबारा पुनः प्रकोपित हो जाते हैं, मतलब दोबारा विकारी या क्या कहते हैं जो बीमारी है उसको दोबारा उत्पन्न कर देते हैं। जबकि अगर उनको बाहर निकालते तो दोबारा वो रोग को उत्पन्न नहीं कर पाते। तो इसलिए जो शोधन है उसको श्रेष्ठ बताया। जैसे कोई बच्चा क्लास में उधम मचा रहा है, एक मैं उसको डांट करके बैठा दूं, दूसरा बाहर निकाल दूं, तो बाहर निकालना श्रेष्ठ रहेगा। श्रेष्ठ क्यों रहेगा, क्यों, क्योंकि अगर उसको बिठा दिया फिर शोर मचाएगा, फिर बिठा दूंगा फिर शोर मचाएगा। इससे अच्छा तो क्लास से ही बाहर निकाल दो। तो शोधन में क्या करते हैं, जो दोष होते हैं या जो पॉल्यूटेड पार्ट होता है उसको शरीर से ही बाहर निकाल देते हैं। इसलिए शोधन क्रिया में क्या होता है, जो रोग एक बार या दोष शांत कर दी जाती हैं वो पुनः प्रकोपित नहीं होते। लाइक वस्ती हो गया, वमन हो गया, विरेचन हो गया, रक्त मोक्षण हो गया, धूमपान वगैरह, ये सब क्या आते हैं एक तरीके से पंचकर्मा में आते हैं। तो ये श्रेष्ठ बताए गए हैं। अब कह रहा है शोधन चिकित्सा का महत्व। तो शोधन चिकित्सा का महत्व मैंने बताया कि जो दोष, जिन दोषों की शांति क्या कहते हैं पंचकर्मा द्वारा या शोधन चिकित्सा द्वारा कर दी जाती है, वो दोबारा दोष निकल करके नहीं आते। जबकि जिनकी शांति शमन चिकित्सा द्वारा की जाती है, शमन चिकित्सा के अंदर जो मेडिसिन है, आपका लंगन है, भ्रंगण है, इनके द्वारा की जाती है, दोष पुनः प्रकोपित हो जाते हैं अपना निदान सेवन से। तो ये लिख रहा है दोष डेट आर बैलेंस्ड आउट बाई लंगन एंड पाचन, यानी जिन दोषों को हम साम्य अवस्था में नॉर्मल करते हैं, किससे, लंगन से, पाचन से, ये मे समटाइम गेट रीएग्रीवेटेड, ये दोबारा से आ जाते हैं। बट दोष डेट हैव बीन एलिमिनेटेड आउट विद शोधन, यानी जिन दोषों को हमने बाहर निकाल दिया शोधन के द्वारा, डेट विल नेवर गेट रीएग्रीगेटेड, वो दोबारा से पुनः प्रकोपित नहीं होते। इसलिए कह रहा है रोग की पुनः उत्पत्ति नहीं होती। संशोधन कर्म के बाद संसर्जन कर्म करना चाहिए, जिससे व्यक्ति को सुख मिलता है और उसकी अग्नि प्रदीप्त होती है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने ये सारी बातें करी। एक वीडियो और क्या कहते हैं रहेगी इसकी, जिसमें ये जो इतनी सारी बातें बच रही हैं इन सब बातों को अपन कर पाएंगे, ठीक है।
इन सब बातों को समझ पाएंगे, सुन पाएंगे। बाकी अगर आप ऑनलाइन क्लास में इंटरेस्टेड हो, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो आप इस नंबर पर पूछ सकते हैं। बाकी टेक केयर, मिलते हैं अपन अगली वीडियो में। तब तक के लिए क्या कहते हैं, पढ़ते रहिए, देखते रहिए हमारे लेक्चर्स, ठीक है। और शेयर करिए वीडियो को, अपने कॉलेज में शेयर करिए। देखिए शेयर करने से क्या रहता है, एक हमको मोटिवेशन मिलता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी वीडियो को देख पा रहे हैं, लाभ ले पा रहे हैं उसका। तो आप लोग इन वीडियो को शेयर करा करिए। चलिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू टू ऑल।